मेरा नाम डॉक्टर तारिक रहमानी है। तो इस वक्त मैं एज ए पेशेंट अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है, क्योंकि सर आपने बात की ना कि जो रोल ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका क्या कितनी हद तक ये इफ़ेक्टिव है। अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको कि क्रिकेट खेलते हुए कुछ 7-8 साल पहले मेरी इंजरी होगी नी के अंदर। अब मेरे सारे कोलीग थे, दोस्त थे, हम साहब भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रोफेसर्स। हर एक ने डिफरेंट एक्सरे, एमआरआई, एक लंबी लिस्ट इन्वेस्टिगेशंस की कराई। फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ दी, वो मैं खाता रहा, पेन किलर्स खाता रहा, जिससे मैदा भी अफेक्ट होता है और सारी चीज़ें होती है। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा जी आप ऑपरेशन करवा लें, और साथ मुझे डरा भी रहे हो कि ये नी है आपका, बड़ा घुटना है, तो इससे आपको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। अब मैं चल भी नहीं सकता था। तो लकीली डॉक्टर साहब, क्योंकि वैसे भी जानता था, तो किसी ने रेफरेंस दिया इनका मुझे, तो मैं इनके पास आया था 8 साल पहले। क्योंकि डॉक्टर बड़े वहमी होते हैं और किसी दूसरे डॉक्टर के नए ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, दैट्स फैक्ट एज वेल। मैं जब इनके पास आया तो उन्होंने मुझे बस वो काउच पे लिटाया और कुछ किया, आई डोंट नो, और मुझे कुछ भी नहीं, मैं ठीक हो गया और आपके सामने खड़ा हूँ विदाउट ऑपरेशन। इसका मतलब, मैं कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो चल रही है ना इस वक्त ऑर्थोपेडिक का इलाज, दैट इज़ नॉट इनफ। ये जो डॉक्टर साहब ट्राइयाँ कर रही हैं, उन्होंने अपनी टेक्निक निकाली थी और मुझे आज तक मेरा राइट ठीक है। अब मुझे लेफ़्ट पे इंजरी हुई है फिर, और वेरी पेनफुल, उससे भी ज़्यादा बुरी थी। अब मैं फिर डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है आजकल। तो आज भी मेरा सेशन हुआ है, 3 to 4 मिनट्स का सेशन है, पता भी नहीं चलता। और मैं बता रहा हूँ, आई एम इन द मिडल ऑफ द ट्रीटमेंट, और मुझे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जो है ना इम्प्रूवमेंट मैं महसूस कर रहा हूँ, बगैर एक्सरे कराए, बगैर ऑपरेशन कराए, बगैर दवाइयाँ खाए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। केकेटी से मेरा तारुफ मेरी बीवी के हवाले से हुआ। कुछ वेट उठाने की वजह से डिस्क प्रोलैप्स हुई उनकी, और वो तकरीबन उनका निचला धड़ जो था, जिस वक्त हम केकेटी में आए, वो तकरीबन स्ट्रेचर के ऊपर हम उनको यहाँ लेके आए थे। और हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 2 ट्रीटमेंट्स के बाद ही वो ख़ुद अपने पाँव के ऊपर चल के अपने घर जा सकती थी। उसके बाद डॉक्टर साहब से, खैर मेरी वाइफ ने तकरीबन कोई 16 ट्रीटमेंट्स कंप्लीट किए, और उसके बाद वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर जो हैं किसी किस्म की तकलीफ़ के बगैर अपने घर के कामकाज में बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मेरी एक डिफरेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कशन के दौरान मैंने केकेटी के बारे में कुछ मालूमात ली। तो केकेटी बेसिकली स्पाइन के ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत कुछ जिस्म के अंदर जो है चेंजेस लेके आ सकती है। मैं एक हार्ट पेशेंट था, तो डॉक्टर साहब से डिस्कशन के दौरान ये चीज़ डिस्कस हुई कि क्या हार्ट के लिए केकेटी का कुछ रोल हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद मैंने ख़ुद, अब मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, और मेरी 3 वेन्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। एक वेन के अंदर जो है स्टंट प्लेस्ड है, और नॉर्मल 4 से 5 मिनट की वॉक के बाद मेरी जो कंडीशन थी, एंजाइना जो थी, वो डेवलप हो जाती थी स्टंट प्लेस होने के बावजूद। तो डॉक्टर साहब से मैंने डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इवन हैरानकुन बात है कि दूसरे ट्रीटमेंट के बाद मेरी वॉक जो थी, हाफ़ एन आवर के ऊपर जाके भी मेरी एंजाइना की पेन जो थी वो सेटल्ड थी। उसके बाद मैंने तकरीबन 12 ट्रीटमेंट्स इनसे लिए हैं, और प्रैक्टिकली ये बात बिल्कुल ट्रू है कि आई जस्ट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय 50%। आधा जो इफ़ेक्ट्स पहले थे, आधा मैं उससे 50% आई बीन इम्प्रूव्ड। और मैंने अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो हैं वो भी रिड्यूस की हैं। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि केकेटी, I just have been tried for the heart as a heart patient, और I just improved by 50%। ट्रीटमेंट का इस वक्त जो मोड है वो यही है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है दर्द की दवाइयों से, दर्द रोकने के लिए। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर चला जाता है इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। वहाँ पर अगर डिस्क नज़र आ जाए तो सारा कसूर फिर डिस्क का रह जाता है, डिजनरेशन नज़र आ जाए तो उसका हो जाता है, आर्थराइटिस नज़र आ जाए तो उसका हो जाता है, और अगर कुछ भी नज़र ना आए तो केस साइकेट्रिस्ट को रेफ़र हो जाता है। पहली बात तो ये बात समझ आ रही है आप सब की बातों से कि जो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, यकीनन हम आज के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आखिर को आज तक स्पाइन ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा।
अगर हम डिस्क को डायग्नोज कर लेते हैं, एमआरआई के आने के बाद बहुत आसान हो गया, बल्कि कई तो फिजिशियन ऐसे जल्दबाज हैं कि वो एक्सरे भी नहीं करवाते, सीधा डायरेक्ट एमआरआई कराते हैं ताकि सीधा सीधा डायग्नोसिस पता लग जाए। एमआरआई पे डायग्नोसिस जो यूजली डिस्क प्रोलैप्स आ जाता है, वो आ जाए तो सारा इल्ज़ाम फिर डिस्क के ऊपर होता है। लेकिन अब मैं पॉइंट आउट करूंगा तो शायद आप में से कोई इसकी गवाही दे कि डिस्क अगर कमर में है तो क्या हाथ का सुन्न होना भी डिस्क से हो सकता है? आप में से कितने लोग हैं जिनको कमर में दर्द है लेकिन उनकी गर्दन में भी कभी दर्द होता है या हाथ सुन्न होता है? देख लिए कितने हाथ खड़े हो गए। इससे हमें क्या बात समझ आती है? इससे हमें एक बात समझ आती है कि स्पाइन का जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी एक सेगमेंट के ऊपर फोकस होकर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात इससे थोड़ी सी आगे की है। ये बात कंफर्म है कि यहाँ की डिस्क, क्योंकि नर्व्स ने यहाँ से निकलना है और यहाँ से जाके टांगों में जाना है, यहाँ से ऊपर नहीं आना उसने। तो अगर ये वाली डिस्क प्रॉब्लम कर रही है तो प्रॉब्लम सारा टांगों में होता है। तो मैं अक्सर सोचता था कि कमर में दर्द है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये हाथ क्यों सुन्न हो रहा है। लेकिन लिटरेचर उसके बारे में चंद एक बातें बताता है कि मरीज़ जो है ना, ये एक जगह मैं पढ़ रहा था तो स्पाइन को वो कहते हैं कि स्पाइन इज़ ए डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स बोथ माइंड एंड बॉडी। तो मैं फिर माइंड को जिम्मेदार करार देता था कि ये दर्द की वजह से परेशान है, इसलिए इधर भी सुन्न हो रहा है, इधर भी सुन्न हो रहा है। ये शायद को ब्रेन से इसको परेशानी ज़्यादा हो गई है, इसको पेन रिस्पॉन्स है जो इस तरह ये करता है। अगर कोई बंदा कह दे चक्कर आ रहा है, मुझे जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे बेसुकूनी होती है और मैं अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता, तो नतीजा यही होता है कि चूँकि नींद नहीं आ सकी इसलिए ज़ाहिर है तकलीफ़ें तो बढ़नी थी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा कि KKT क्यों इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सका ऐसी दर्द को जो कि 45 साल से थी, ऐसी दर्द को जो कि 10 साल से थी, ऐसी दर्द जो ना सिर्फ गर्दन में थी बल्कि आंखों को भी अफेक्ट कर रही थी, घुटने को भी अफेक्ट कर रही थी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है स्पाइन के अंदर कि जैसे कि अभी हफीज़ साहब बता रहे थे कि स्पाइन ट्रीटमेंट या KKT ट्रीटमेंट, अलीम साहब ने भी जिक्र किया कि ये सिर्फ स्पाइन से ताल्लुक़ नहीं रखती बल्कि स्पाइन के थ्रू ये जिस्म में ऐसे और बहुत सारे काम करती है जिसके लिए आप हमसे रुजू नहीं भी करते। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पेशेंट देख रहा था, जब मैंने उन्होंने स्पाइन पेन के साथ मेरे से पास आए, जब मैंने स्पाइन एग्जामिन की, उनकी कंप्लेंट सिर्फ कमर से थी। जब मैंने उनको एग्जामिनेशन किया तो मैंने उन्हें बताया आपकी गर्दन में भी ये जगह दर्द है, उन्होंने कहा ठीक है ये भी दर्द है। फिर मैंने एग्जामिन किया, मैंने कहा आपके शोल्डर में दर्द है, उन्होंने कहा हाँ जी ये भी दर्द है। फिर मैंने घुटने देखे, हिप्स देखे, एंकल देखे, सब जगह दर्द निकल आई। सबको मैंने लेबल कर दिया और फिर मैंने उनसे एक जुमला कहा, मैंने कहा दरअसल मैं अपने आप को फंसा रहा हूँ। ये भी अजीब कहानी है कि मैं अपने आप को फंसा रहा हूँ। आप मुझसे एक बात के लिए आए हैं, मैं कह रहा हूँ आपको 15 जगह पे और तकलीफ है और मैं इसका भी इलाज करूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं पे जाकर ये एक्सपीरियंस होता हो कि डॉक्टर उन चीज़ों की भी जिम्मेदारी उठाए जो उससे ताल्लुक़ नहीं भी रखती। जैसे अभी आपने हफीज़ साहब की कहानी सुनी कि मैंने कहा जब दिल किया तो चलें। जब मुझे कोई ऐसे साइंस नज़र आते हैं, और ये मैंने खुद से जिम्मेदारी नहीं ली, आप ये मत समझिए कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन गया हूँ। मैंने हफीज़ साहब से रिक्वेस्ट की कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे सारी ग्रेडिंग करवाएं, उनसे सारे टेस्ट देखें, इसको आप बेस लाइन एक करें और उनके साथ इन कांटेक्ट रहें। मैं ट्रीटमेंट करूँगा, फिर उनसे जाकर ओपिनियन लीजिएगा दोबारा। और ये जो भी दवाइयाँ कम की हैं उनकी ओपिनियन से की हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं हर फील्ड के अंदर इंडल्ज हो जाऊँ। लेकिन इससे मुझे एक चीज़ का ज़रूर पता लगता है कि KKT यकीनन स्पाइन ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत कुछ है।